बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तुर्की के ज़लज़ले में अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए हैं। हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे दुनिया में तबाही मचा सकती है, क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है, ये सारी मालूमात आपको जानने को मिलेंगी इस वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुज़श्ता दिनों तुर्की में इंतहाई शदीद ज़लज़ला जो है वो देखने में आया है, जिससे कई हज़ार इमारतें जो हैं वो मुनहदम हो चुकी हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा तबाही जो है वो ज़लज़ले में देखी गई है, जिसकी वजह से हज़ारों के करीब लोग जो है वो इस ज़लज़ले में वफ़ात पा चुके हैं। और बहुत सारे मौज़े भी हमने इस ज़लज़ले में होते हुए देखे हैं कि जो बच्चे कई घंटों से मलबे के तले दबे हुए थे, कई नई ज़िंदगियाँ भी हमने इस ज़लज़ले में जो है वो पनपती हुई देखी हैं। और बहुत तबाही के बावजूद जो है वो बहुत सारे ऐसे मौज़ात हमने देखे हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत का जो है वो हम करिश्मे देखते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि अब इस ज़लज़ले के हवाले से एक निहायत अहम खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये ज़लज़ला जो है वो कुदरती तौर पर नहीं आया है, बल्कि अमेरिका ने ये ज़लज़ला जो है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम हार्प बताया जा रहा है, इसको इस्तेमाल में लाकर इस ज़लज़ले को यानी कि कुदरती तौर पर ज़लज़ले को नहीं ये आया है, बल्कि इसको लाया गया है। यानी अमेरिका ने अपनी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इस ज़लज़ले को जो है वो एक तरीके से इसको हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और अमेरिका इसका किस तरह से इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया में जो है वो तबाही मचाई जा सके, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा है कि पहले भी इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे ज़लज़ले और सैलाब जो है वो दुनिया में लाए गए हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी रिपोर्ट जो है वो पढ़कर सुनाती हूँ। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में ज़लज़ला आया था, जो कि 7.8 शिद्दत का रिकॉर्ड किया गया था, और 1700 से ज़ायद इमारतें जो है वो मुकम्मल तौर पर मिस्मार हो चुकी हैं। और इस बड़े झटके के बाद 9 घंटों के बाद 7.5 शिद्दत का एक और झटका लगा था, जिसके नतीजे में मज़ीद नुकसान हुआ और नामुकम्मल तौर पर तबाहशुदा इमारतें जो है मोम की तरह मुनहदम हो गई थी। यानी इतनी ज़्यादा शिद्दत का ये जो ज़लज़ला था, ये इसने इंतहा से ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई है। यानी जो पहला ज़लज़ला आया उसमें जो इमारतें ज़मीन बोस हो रही थी, दूसरे ज़लज़ले में वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गई। उसके बाद आफ्टर शॉक का जो सिलसिला है वो जारी रहा और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये तारीख के बदतरीन ज़लज़लों में से एक है, जिसमें हज़ारों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों अफराद बगैर चौतर पनाहगाह के हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब जो बाज़गश सुनाई दे रही है वो इस हार्प टेक्नोलॉजी की है, और वो हार्प टेक्नोलॉजी जो है वो जानबूझकर अमेरिका ने इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। और इसी जो हार्प टेक्नोलॉजी है, इसी को ज़लज़ले की वजह से इसको मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि इसकी वजह से ज़लज़ला जो है वो देखने में आया है। और ये हार्प टेक्नोलॉजी आपको बताती चलूँ कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी दुनिया में उसको ईजाद किया जाता है, उसको मुतारिफ करवाया जाता है, तो उसके पॉजिटिव जो उसका पहलू भी होता है, यानी उसका मनफी पहलू भी होता है, उसका मस्बत पहलू भी होता है। जैसे कि अगर आप मोबाइल की ही बात कर लें तो उसके दोनों पहलू हैं, आप जिस तरह चाहे उसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हार्प टेक्नोलॉजी के भी इसको मस्बत पहलुओं के लिए ही जो है वो ईजाद किया गया था, लेकिन अमेरिका ने चूंकि अब इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ये तबाहियां जो है वो देखने में आ रही हैं। हार्प से मुराद है कि हार्प से मुराद है जो एक्वेस्टिक रिसर्च प्रोग्राम है, जो अमेरिका की रियासत अलास्का में 1993 में अमेरिकी फिजाइया, बहरिया और मुतालिका एजेंसियों की माली एआनत से शुरू किया गया था। इसे बेहतर मवासलात, नेविगेशन और सिक्योरिटी मकासद के लिए लॉन्च किया गया था। यानी इन मकासद के लिए इसको मस्बत पहलू के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके अलावा दुश्मन की नकल हरकत पर नजर रखना इसके मकासद में शामिल थे। ये प्रोग्राम 2014 में मुकम्मल हुआ। 2015 में इसे अलास्का यूनिवर्सिटी के हवाले कर दिया गया। हार्प टेक्नोलॉजी की बरकी मकनातीसी लहरों को मुकामी मौसम और आबो हवा की तब्दीलियों को लाने के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क के आइनोस्फीयर या कुराए अर्ज के इर्द गिर्द एक गिलाफ आइनोस्फीयर पर मरकूज किया जा सकता है। आपको बताती चलूँ कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इस तरह से काम करती है कि जिसकी जो बरकी मकनातीसी लहरें हैं उससे आप किसी भी मुल्क के जो आबो हवा, इसका जो मौसम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, चूँकि ज़मीन के गिर्द जो है वो एक उसका गिलाफ कह सकते हैं, जिसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। तो ये उस आइनोस्फीयर को अब जो इलेक्ट्रिक वेव्स, जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो कि मकनातीसी लहरें हैं, उनके ज़रिए उस आइनोस्फीयर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि जो हमारे जो दुनिया का जो आबो हवा का निज़ाम है उसको उसमें तब्दीलियाँ लाई जा सकें। जैसे कि अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही तो बारिश जो है वो लाई जा सकती है। इसी तरीके से बहुत सारे जो मौसमी तब्दीलियाँ हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा जो उन लहरों को फ़िज़ा यानी आइनोस्फीयर से वापस मुनक़िस करके ज़मीन की गहरी टेक्टोनिक प्लेटों में दाखिल किया जा सकता है, जो उनमें इर्तियाश का बायस बनती हैं और इस तरह बड़े पैमाने पर ज़लज़ले और समंदरों में सुनामी का सबब बनते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर ज़मीन के जो गिलाफ है उसको मुतासर
متاثر کیا جا سکتا ہے تو وہ جو زمین کا غلاف ہے وہ کیسے جو ہے وہ زمین کی اندرونی پلیٹس کو جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے. تو بیسکلی یہ ریفلیکشن کا پروسیس ہے, یعنی کہ جو میگنیٹک ویوز ہیں وہ آئنوسفیئر میں جا کر جب ریفلیکٹ ہوتے ہیں یعنی وہاں سے ٹکرا کر واپس زمین پر پڑتی ہیں تو وہ زمین کی جو اندرونی تہیں ہیں, جو اس کی پلیٹس ہیں, اس کے اندر ارتعاش کا باعث بنتے ہیں, یعنی ان کے اندر جو ہے وہ ایک اتھل پتھل کا کہہ سکتے ہیں کہ باعث بنتی ہیں, ان کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہیں. اور جب یہ پلیٹ جو ہے بیسکلی آگے پیچھے ہوتی ہیں, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتی ہیں, ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے. یہ کبھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے تبھی زلزلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آنے والے موجودہ شدید زلزلے کے باعث قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہارپ ٹیکنالوجی ہی استعمال کر کے اسی طریقے سے اس ملک میں جو زلزلہ ہے وہ لایا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی ممکنہ طور پر زمین کی فضا میں خلل ڈال سکتی ہے. زمین کے برقی مقناطیسی میدان خاص طور پر بیرونی آئنوسفیئر کی پرت میں آئنز کی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اس میں سوراخ کا سبب بھی بیک وقت اوزون کی کمی جیسی خطرناک صورتحال سے بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتی ہے. اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر سونامی, سیلاب, زلزلے, خشک سالی اور شدید موسمی حالات وغیرہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی برقی مقناطیسی لہریں کسی بھی علاقے میں تعینات فوجی دستوں کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں, جس سے ذہنی الجھن, کنفیوژن اور تناؤ پیدا ہوتے ہیں اور وہ بر وقت درست اور مناسب فیصلے کرنے کی صلاحیت سے قاصر ہو جاتی ہیں. یعنی آپ اس کا استعمال جو ہے وہ اپنے دشمن کی فوج پر بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بہتر فیصلے جو ہے وہ نہ کر سکے, وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہ کرے اور وہ صحیح فیصلے وقت پر نہ لے. ایک اور منفی پہلو یہ ہے جی کہ یہ پرندوں اور جانوروں کے بایو سینسرز پر جو اثر انداز ہوتی ہے, جو خاص طور پر ان کی حرکات و سکنات کو درست سمت میں رکھتے ہیں. یعنی پرندوں کے اندر جو ہے وہ بایو سینسرز موجود ہوتے ہیں جو کہ ان کو بتاتے ہیں کہ ایک ملک سے انہوں نے دوسرے ملک یا کسی بھی جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے ٹریول کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ایک قدرتی طور پر جو ہے وہ نظام رکھا گیا ہے, تو یہ اس نظام کو بھی متاثر کرتا ہے. غیر معمولی زلزلے کے بارے میں قیاس آرائیاں تقویت پکڑتی جا رہی ہیں اور اسے قدرتی آفت کے بجائے ایک سوچی سمجھی انسانی یا تکنیکی آفت اور دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ بہت سے سائنسدان اس پر گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک کوئی ایسی ہوا میں جو ہے وہ بات چھوڑ دی نہیں گئی ہے, بلکہ سائنٹسٹ جو ہے وہ اب اس پر تحقیق کر رہے ہیں اور ان کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ زلزلہ لایا گیا. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک آگے چل کر ایک اور بات بتاؤں گی جس کی وجہ سے یہ شواہد مل رہے ہیں کہ امریکہ کی ہارپ ٹیکنالوجی نے ہی اتنی بڑی تباہی جو ہے وہ پیدا کی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ زلزلے سے پہلے جو لوگ ہیں انہوں نے آسمان پر ایک طرح کی ایک لائٹ دیکھی تھی, بجلی دیکھی تھی, جس کے بعد یہ زلزلہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے. اپنی ایک ویڈیو جس میں فرینک ہوگربرگ نے کچھ زلزلے کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کی تھیں, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ کوئی ان کے پاس ایسا آلہ موجود نہیں ہے جس سے وہ کسی جگہ پر زلزلے کو پریڈکٹ کر سکیں. وہ صرف کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور پریڈکٹ اس انداز سے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان کی جو پریڈکشنز ہیں وہ پوری ہی ہوں, لیکن اب جس انداز سے کچھ لوگوں نے یہ بات پیشن گوئیاں پہلے سے کرنا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان, ایران, افغانستان جو ہے وہ زلزلے کی اتنی ہی شدت کے زلزلے کی زد میں آ سکتے ہیں, تو یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے سوچی سمجھی سازش کا ہی حصہ ہے, ورنہ ان افراد کو, ان لوگوں کو پہلے سے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ انہی خطوں میں زلزلے جو ہیں وہ آئیں گے اور اسی شدت کے. اسی لیے یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی کی ڈیبیٹ ہے وہ بہت زیادہ جاری ہے, کیونکہ جو اب ملک جن کے بارے میں نام لیا جا رہا ہے, ایران, افغانستان اور پاکستان کا نام جو ہے وہ اب لیا جا رہا ہے کہ ان کا نمبر جو ہے وہ اگلا ہے, تو اس لیے تاکہ ان کو پہلے سے جو ہے وہ متنبع کیا جا سکے. جو ہے وہ مشاہدے میں آئی ہے جو کہ اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یقیناً ہارپ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے, چونکہ ایک تکنیکی نقطہ بھی چونکہ زلزلوں کے آفٹر شاک صرف انہی فالٹ زون میں آتے ہیں جن فالٹ زونز میں پہلا زلزلہ آتا ہے, لیکن حیرت انگیز طور پر تمام آفٹر شاکس خطے کے نئے فالٹ زونز میں جاری ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر ممکن نہیں ہو سکتے اور زلزلے کو متنازع بناتے ہیں. یعنی ترکی میں جہاں پر زلزلہ پہلی دفعہ زلزلہ آیا تھا, جہاں پر پہلے شروع ہوا تھا زلزلہ جہاں سے, تو وہیں پر اس کے آفٹر شاکس آنے چاہیے تھے, لیکن اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر آفٹر شاکس جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً یہ زلزلہ جو ہے وہ قدرتی طور پر نہیں آیا بلکہ اس کو لایا گیا. بتاتی چلوں کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں تمام قدرتی آفات شدت اور مدت کے لحاظ سے بڑھ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر نہیں بلکہ موسم اور آب و ہوا کے کنٹرول یا تبدیلی کے ذریعے رونما ہو رہی ہیں. یہ مثال کے طور پر 2010 میں ہیٹی کا زلزلہ, 2010 میں چلی کا زلزلہ اور سونامی, 2011 میں جاپان کا زلزلہ اور سونامی 2006 میں فلپائن میں بڑے پیمانے پر
बड़े पैमाने पर सुनामी 2010 और 2023 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब भी मशकूक और मुतनाज़ा हो चुके हैं। हकीकत यह है कि हार्प टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी खित्ते के मौसम आबो हवा को कंट्रोल करने और तब्दील करने का एक बेहतरीन आला है, जिससे ममालिक की सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और जोग्राफियाई जहत को काबू किया जा सकता है। लिहाजा ये बड़े पैमाने पर तबाही का ज़्यादा ताकतवर हथियार हो सकता है। ये फ़कत जनरेशन और साइबर क्राइम फेयर से ज़्यादा मुहलिक है और इस वाक़े की गैर जानबदार तहकीकाती एजेंसियों के ज़रिए मुकम्मल तहकीकात की जानी चाहिए और अगर ऐसा साबित होता है तो हर सतह पर इसकी मज़म्मत की जानी चाहिए और मुस्तक़बिल में इनको रोका जाना चाहिए। यही कहा जा रहा है कि जो हार्प टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की टेक्नोलॉजी है, जिससे ये जो किसी भी मुल्क की आबो हवा है और ये जो ज़लज़ले हैं, सैलाब, सुनामी, इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और किसी भी मुल्क को तबाह बर्बाद आसानी से इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जा सकता है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो टर्की के ज़लज़ले में साबित हो जाता है तो फिर हर सतह पर इसकी मज़म्मत भी की जानी चाहिए और इसके रोकथाम की कोशिशें भी की जानी चाहिए। हार्प टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों में जो है वो तबाही पहले भी हमने आते हुए देखी है इस हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए से, और अब फिर से यही कहा जा रहा है कि टर्की जो है वो इसी हार्प टेक्नोलॉजी के ज़द में आया है और अमेरिका ने जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया है। और अब अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक का बताया जा रहा है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे इस तरह की किसी भी नुकसान और आफत से, क्योंकि हमारा मुल्क तो पहले ही माशी हालात में इस कदर ज़्यादा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं, और ऊपर से फिर इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है वो तो हमारे मुल्क को बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा और इस तरह के आफात से हम सबको महफूज रखे। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।